आप सभी का EFE के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जयपुर में स्वागत है। अपने एनाटॉमी का जो पार्ट लेंगे, इसके अंदर जो टॉपिक ले रहे हैं अपने उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। उत्सर्जन तंत्र का जो मतलब होता है कि शरीर में जो अपने हानिकारक पदार्थ बनते रहते हैं, उन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। जैसे अपने घर की सफाई करते हैं, घर पे जो भी हानिकारक चीजें होती है, कूड़ा कचरा, उसको डेली निकालते हैं अपने। इसी तरह से अपने शरीर की रूटीन में सफाई होना जरूरी है, और वो सफाई करने का काम जो करता है वो करता है उत्सर्जन तंत्र। अब उत्सर्जन तंत्र के अंदर क्या होता है, इसको देखेंगे। जैसे अपने खाना खाते हैं, खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन, खनिज लवण, जल आदि होते हैं। तो जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन के टूटने से एक तो अमीनोमर बनते हैं और साथ में गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलेगी? अमोनिया। ये जो अमोनिया गैस निकलती है NH3, ये शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। इस हानिकारक गैस को क्या करता है, जो लीवर है वो क्या करेगा, कम हानिकारक पदार्थ यूरिया में परिवर्तित कर देता है। NH2CO NH2, ये यूरिया का सूत्र होता है। तो लीवर है उस अमोनिया को यूरिया में बदल देगा। तो जैसे जनरल क्वेश्चन आ जाए एग्जाम के अंदर कि हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहां होता है, तो आंसर देंगे लीवर में होता है। फिर लीवर क्या करेगा, उस यूरिया को, जैसे एक इमेज के द्वारा देखें अपने, ये अपनी बॉडी है, इस बॉडी के अंदर यहां जो पोजीशन होती है वो होती है लीवर की, और ये अपने किडनी है। इस प्रकार की स्थिति होती है। तो यूरिया जो लीवर में बना, ये जो लीवर है, उस यूरिया को लीवर ब्लड में छोड़ देगा, और रक्त परिसंचरण के द्वारा, ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा वो जो यूरिया है वो लीवर से आता है किडनी के अंदर, और किडनी उसको फिल्टर करके शरीर से बाहर निकाल देती है। इस प्रकार का जो प्रोसेस होता है, यूरिया लीवर में बना, लीवर से रक्त परिसंचरण के द्वारा घूमता हुआ किडनी के अंदर आया, और किडनी में अपना ब्लड फिल्टर होता है, और फिल्टर होते ही यूरिन के द्वारा, मूत्र के द्वारा यूरिया शरीर से बाहर निकल जाएगा। अब इसको देखेंगे अपने ध्यान से। ये जो इमेज बना रखी है, ये किडनी है अपने। इस प्रकार से ये जो दो किडनी होती है, बोर्ड पे जो आपको किडनी दिख रही है वो अपने शरीर का उल्टा होगा। जैसे अपना ये राइट हैंड है इधर वाला, तो इसके अंदर ये राइट किडनी है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो अपनी राइट वाली किडनी है, ये राइट साइड में ऊपर की तरफ लीवर होता है, तो लीवर के दबाव के कारण हल्की सी नीचे है। जैसे इसको देखो आप, तो ये किडनी दोनों सेम साइड पे नहीं है, राइट किडनी थोड़ा सा नीचे होता है। अब किडनी के अंदर जो ब्लड का फिल्टर होगा, ब्लड फिल्टर होने के बाद किडनी से जो नलिका निकल रही है इस प्रकार से, ये नलिकाएं, इनको कहते हैं यूरेटर या मूत्र नलिका। तो मूत्र नलिका के द्वारा जो अपना मूत्र होता है वो एक थैलेनुमा संरचना में आ जाएगा। ये जो थैलेनुमा संरचना है, इसको कहेंगे यूरेनरी ब्लैडर, मूत्राशय। मूत्राशय में मूत्र संग्रह रहता है, और फिर जब अपने को मूत्र को शरीर से उत्सर्जन करना होता है, तो अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, उसको संवेदना भेजता है, और मूत्राशय से मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्र का उत्सर्जन हो जाता है। इसके अलावा अपने देखें, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रोटीन के पाचन से अमीनो अम्लों के साथ, प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती है, तो अमीनो अम्लों के साथ हानिकारक गैस कौन सी मुक्त होती है? अमोनिया मुक्त होती है।
चर्चा की थी अपने। और लीवर के अंदर जो अमोनिया से यूरिया बनता है उसके लिए एक साइकिल चलता है, उस साइकिल को कहते हैं ऑर्निथिन चक्कर। ऑर्निथिन चक्कर के द्वारा क्या करते हैं, अमोनिया से यूरिया बना दिया जाता है और कम हानिकारक पदार्थों को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। लीवर जो होता है जो किडनी की सबसे ज्यादा सहायता कर रहा है, इसलिए क्वेश्चन बने मुख्य उत्सर्जन तंत्र का सहायक उत्सर्जी अंग कौन है, तो आंसर क्या बनेगा इसका, लीवर बनेगा। लीवर का काम कर रहा है, एक तरह से सहायक उत्सर्जन अंग का काम कर रहा है। और फिर अपनों ने चर्चा की लीवर से जो यूरिया है वो रक्त परिसंचरण के द्वारा किडनी के नेफ्रॉन में छनेगा। तो ब्लड के छनने की प्रक्रिया कहां होती है, किडनी के अंदर होती है, और किडनी के अंदर भी किस में होती है, नेफ्रॉन में होती है। तो नेफ्रॉन में अपना ब्लड छन जाएगा और उसके द्वारा फिर उत्सर्जन हो जाता है। उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या होती है, जो यूरिया को शरीर से बाहर निकालती है, तो इकाई होती है नेफ्रॉन। तो दोनों जो किडनी है वो लाखों की संख्या में नेफ्रॉन से मिलकर बने हुए हैं। तो यहां तक के क्वेश्चंस को देखें कैसे कैसे बन सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। एक तो हानिकारक गैस कौन सी बनती है, अमोनिया बनती है। दूसरा, लीवर के अंदर यूरिया का निर्माण कौन से चक्कर के द्वारा होता है, तो वो होगा ऑर्निथिन चक्कर। और यूरिया का निर्माण कौन करता है, लीवर करता है। और उत्सर्जन तंत्र की मुख्य इकाई क्या होती है, तो वो होती है नेफ्रॉन्स। इस प्रकार से अपने चर्चा करें। ये जो संरचना आपको दिख रही है ये अपनी किडनी की संरचना है। किडनी की जो आकृति है, जैसे आप देखो, अब ये जो आकृति होती है इसको कहते हैं सेम का बीज। सेम का बीज या बीन सेप्ट। सेम एक दाल होती है जिसको कहते हैं बीन, तो बीन सेप्ट होती है। बड़े रूप में देखें तो राजमा वगैरह होता है, उसे थोड़ा बड़ा होता है प्रकार से। इस प्रकार से दो किडनी है। इन दोनों किडनी के अंदर आप ध्यान से देखो, ये जो नीले रंग की संरचना दिख रही है आपको, ये किडनी से क्या करती है, ब्लड को वापस लाती है, जिसको कहते हैं सीरा, रीनल वेन। और ब्लड एक लाल रंग की संरचना दिख रही है, ये वाली संरचना किडनी के अंदर ब्लड को लेके जाती है। तो किडनी के अंदर ब्लड को लेके जाएगी वो तो होगी धमनी एक प्रकार से, रीनल आर्टरी। और किडनी से वापस ब्लड ला रहे हैं वो कौन ला रही है, सीरा, एक प्रकार से रीनल वेन। तो ये दोनों किडनी है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि मुख्य उत्सर्जन अंग कौन है अपना, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है बॉडी का, तो वो कौन होगा, किडनी का होगा। इस प्रकार से दोनों किडनी होती है अपनी, दाल सेम के बीज के जैसी होती है। फिर चर्चा करें आगे अपने। अब ये जो संरचना दिख रही है, दोनों किडनी के अंदर लाखों की संख्या में, मिलियंस के अंदर सूक्ष्म नलिकाओं वाली संरचना होती है जिसको कहते हैं नेफ्रॉन। तो ये जो नेफ्रॉन होता है इस प्रकार की संरचना है इसकी। अब इसको एक तो आंखों से दिखाई देगा नहीं है, नेफ्रॉन को देखने के लिए अपने को माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो सूक्ष्म दर्शी से अपने यदि नेफ्रॉन को देखें तो उसकी इस प्रकार से संरचना दिख रही है। ये आगे का जो भाग दिख रहा है आपको, ये प्याले नुमा प्रकार से, इसको आप जैसे अलग से मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं, आपको ऐसे समझो आप, जैसे ये दोनों किडनी है, ये दोनों किडनी ली अपनों ने। इस किडनी, दोनों किडनी के अंदर सूक्ष्म नलिकाएं होती है मिलियंस के अंदर। इन सूक्ष्म नलिकाओं को यदि बड़ा करके देखें किसी एक को, जिसको कहेंगे नेफ्रॉन, इस प्रकार की संरचना दिखेगी अपने को, यूं संरचना दिखती है। ये ट्यूब लाइक संरचना है एक तरह से, ऐसे रफली संरचना दिखेगी अपने को। तो इसके अंदर ये जो आगे का भाग है इसको कहते हैं बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट। फिर ये वाला पार्ट होता है पीसीटी, समीपस्थ कुंडलिका भाग, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। फिर यू के आकार का भाग है हेनले लूप। और फिर ये तीसरा पार्ट होगा
DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, दूरस्थ कुंडलिका भाग, और उसके बाद में लास्ट में जो है ये है संग्रह नलिका। इस प्रकार से नेफ्रॉन की संरचना चलती है अपने। अभी देखो नेफ्रॉन दिखाया हुआ है, तो जो अपनों ने संरचना बनाई थी उससे तुलना करें अपने, तो ये जो संरचना प्याले नुमा दिख रही है इसको कहते हैं बोमेन कैप्सूल। फिर ये कुंडलित भाग है इस प्रकार से इसका, ये बहुत ही कुंडलित हो रहा है इतना पार्ट, ये समीपस्थ कुंडलिका भाग है। और फिर ये यू शेप में दिख रही है अपने को, देखो ये यू शेप में दिख रहा है, इसको एक साइंटिस्ट के नाम पे लूप बोलेंगे, हेनले लूप। तो सबसे पहले बोमन कैप्सूल, उसके बाद में समीपस्थ कुंडलिका भाग, और फिर ये यू के आकार का जो लूप है हेनले लूप, और फिर ये वाला जो पार्ट है दूरस्थ कुंडलिका भाग, DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, और फिर ये जो पार्ट है ये संग्रह नलिका, तो मूत्र का क्या करेगी, संग्रह करेगी। इस प्रकार से दोनों किडनी के अंदर जो लाखों की संख्या में नेफ्रॉन है, उन नेफ्रॉन की एक संरचना को बड़ा करके देखें तो उसमें आगे की तरफ ये दिखेगा पैलिनुमा संरचना, बोमेन कैप्सूल, फिर ये समीपस्थ कुंडित नलिका, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, PCT, फिर ये यू के आकार की संरचना दिख रही है अपने को, हेनले लूप, और फिर ये दूरस्थ कुंडलिका भाग DCT, और बाद में है संग्रह नलिका। इस प्रकार की संरचना होती है। अब इनका फंक्शन कैसे होता है उनको देखें अपने। सबसे पहले जो लूप की तरह संरचना दिख रही है अपने को, जैसे ये संरचना है, ये वाला भाग है, इस वाले भाग के अंदर ये जो बोमन कैप्सूल है, इस वाले पार्ट के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार से, इसके अंदर अपने देखें तो ये ब्लड आ रहा है इसके अंदर, जैसे ये ब्लड को जो नेफ्रॉन में लेके आएगी, मतलब सिंपल रूप में समझे, किडनी के अंदर ब्लड जाएगा उस धमनी का द्वारा, रीनल आर्टरी के द्वारा, और किडनी में जाने के बाद में किडनी में क्या है, नेफ्रॉन्स है, नेफ्रॉन्स के अंदर ब्लड जाएगा। तो ये जो ब्लड आ रहा है पास से, इसको कहते हैं अभिवाही धमनिका, अभिवाही धमनिका, इफेरेंट आर्टरी। और ये फिर क्या करती है, गुच्छे का रूप ले लेती है, इसे गुच्छे का रूप ले लेगी। इस गुच्छे नुमा संरचना को कहते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। इस ग्लोमेरुलस वाले भाग में, बोमेन कैप्सूल वाले भाग में अपना ब्लड फिल्टर होगा। वो फिल्टर भी नॉर्मल फिल्टर नहीं होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, सूक्ष्म रूप से छनता है। तो सूक्ष्म रूप से छनेगा तो इस छनने के साथ में हानिकारक पदार्थ है, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह, और कुछ लाभदायक पदार्थ भी है, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, ये आदि छन जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स छन जाएंगे, पानी की मात्रा छन जाएगी। फिर ये जो अपना ब्लड है इस वाले भाग में जाएगा, इसके ये जो आगे का पार्ट है जिसको अपने समीपस्थ कुंडलिका नलिका कहते हैं, इस समीपस्थ कुंडलिका नलिका में जाएगा। समीपस्थ कुंडलिका नलिका में इस प्रकार की कोशिकाएं होती है, यूं पिलर शेप में होती है, यूं इनके ऊपर ऐसे 5 छोटे सीलिया होते हैं, रोम से होते हैं, इस प्रकार की स्ट्रक्चर मिलेगी। समीपस्थ कुंडलिका नलिका, इसमें सीलिएटेड प्रकार से पिलर शेप सेल्स होती है। ये क्या करता है, मुख्य रूप से जो छने हुए लाभदायक पदार्थ है 70 से 80% जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, जल है, इसके अलावा कुछ मिनरल्स है, उनका अवशोषण करने का काम करती है। मतलब अपने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होगा, ब्लड फिल्टर होगा, लगभग प्रतिदिन 180 लीटर ब्लड छनता है। अब 180 लीटर ब्लड में से छनने से जो मूत्र बनता है अपना, वो डेली 1.5 से 2 लीटर बनता है। तो 1.5 से 2 लीटर मूत्र बना, बाकी सारा पदार्थ है इस नलिकाओं में क्या हो जाएगा, वापिस अवशोषित कर लिया जाएगा।
उनका पुनः अवशोषण हो जाएगा। तो यहाँ पुनः अवशोषण होगा 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज आदि पदार्थों का अवशोषण हो जाएगा। तो ये जो नलिका है इसको कहेंगे समीपस्थ कुंडलिका नलिका। फिर अपने जैसे देखें तो ये जैसे पार्ट लिया अपनों समीपस्थ कुंडलिका नलिका, फिर ये यू के कार की संरचना होती है ये, तो इसको अपने ने नाम दिया था हेनले लूप। तो हेनले लूप का ये जो आर्म है जिसको कहेंगे डिसेंडिंग आर्म, अवरोही भुजा, इस अवरोही भुजा के अंदर ये इसकी भुजा की जो सतह होती है अवरोही भुजा की, ये जल के लिए तो पारगम्य होती है, यानी जल इसके अंदर जा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स होती है उसके लिए अपारगम्य होती है। तो ये क्या करेगी, जल का अवशोषण कर लेगी, जल इसके अंदर चला जाएगा। तो जैसे जैसे जल निकलेगा तो वो पदार्थ गाढ़ा होता जाएगा। तो जैसे जैसे फिल्टर्ड पार्ट हेनले लूप में नीचे की तरफ आता है तो सांद्र होता जाता है। और फिर ये जो आर्म है इसकी असेंडिंग आर्म, आरोही भुजा, इस आरोही भुजा के जो सतह होती है वो क्या होती है, वाटर के लिए तो इम्परमेबल होती है, जल के लिए अपारगम्य होती है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स है उनके लिए पारगम्य होती है। तो इसमें से क्या इलेक्ट्रोलाइट्स जाएंगे Na+, Cl- वगैरह। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स निकलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स के निकलने से जो पदार्थ है वो तनु हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, इस प्रकार से ऊपर की तरफ जाता जाएगा, तनु होता जाएगा। और फिर इसका आगे का जो पार्ट है डीसीटी, दूरस्थ कुंडलिका नलिका। दूरस्थ कुंडलिका नलिका के अंदर भी क्या होगा, जो कुछ मात्रा में लाभदायक पदार्थ है, जल की मात्रा जितनी शरीर को आवश्यक है उसका पुनः अवशोषण कर लिया जाएगा। और फिर ये लास्ट में खुल जाएगी संग्रह नलिका में। इस प्रकार से संग्रह नलिका होती है। तो संग्रह नलिका का मतलब कलेक्शन करने का काम करेगी। तो इसने संग्रह किसका किया, एक तो हानिकारक पदार्थों का, यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल वगैरह, प्लस अनावश्यक जल जिसकी शरीर को आवश्यकता नहीं है, उस पदार्थ को कहते हैं यूरिन। तो संग्रह नलिका के द्वारा यूरिन का संग्रह कर लिया जाएगा। और फिर क्या होगा, जो दोनों किडनी है, इस प्रकार से दोनों किडनी लें तो दोनों किडनी के अंदर लाखों की संख्या में ये नेफ्रॉन है। तो जितने नेफ्रॉन है उतनी संग्रह नलिका है। तो सभी संग्रह नलिकाएं मिलकर उस मूत्र को इस मूत्र नलिका में भेज देगी। और मूत्र नलिका के द्वारा जो मूत्र है वो एक थैलेनुमा संरचना में आ जाता है, जिसको अपने कहते हैं मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें अस्थायी रूप से मूत्र का संग्रह होता है। कई बार आपने देखा होगा हॉस्पिटल के अंदर कोई रोगी सो रहा है तो बेड से खड़ा नहीं हो सकता, तो उसके साइड में यूरिन का बैग लगा देते हैं, वो इसी जगह लगता है, इस प्रकार से कैथेटर लगा देते हैं यहाँ पे, इससे यूरिन बाहर निकलता रहता है। तो ये वाला पार्ट है मूत्राशय। और फिर मूत्र मार्ग के द्वारा यूरिन का उत्सर्जन हो जाता है। अपना जो यूरिन होता है इस प्रकार से, उसकी प्रकृति कैसी होती है, उसका पीएच मान होता है 7 से कम होता है, करीब 6 से 6.6, 6 से 6.5 के करीब होता है, 6.6 तक होता है। तो मूत्र की प्रकृति अम्लीय होती है। और यदि कोई व्यक्ति अम्लीय पदार्थ बहुत ज्यादा खाता है तो उस प्रकृति ज्यादा अम्लीय होती जाएगी, मूत्र अधिक एसिडिक होता जाएगा तेजाब की तरह, उससे अपने नेफ्रॉन नष्ट भी हो सकते हैं। और यदि नेफ्रॉन नष्ट हो गए तो किडनी खराब होगी, तो किडनी खराब हो जाएगी तो ब्लड फिल्टर नहीं हो पाएगा और ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। और ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाना उसको बोलेंगे यूरेमिया। यूरेमिया। तो सबसे पहले तो ऐसे जो रोगी होते हैं जिनकी किडनी खराब हो जाती है, उनके ब्लड के अंदर यूरिया की मात्रा बढ़ चुकी है, यूरेमिया की कंडीशन आ चुकी है, तो हॉस्पिटल के अंदर उनके ब्लड को मशीनों के द्वारा छानते हैं। और इस मशीनों के द्वारा ब्लड को छानने की क्रिया को कहते हैं डायलाइसिस। डायलाइसिस मशीन के द्वारा इसको ब्लड को छाना जाता है। और बाद में
परमानेंट सॉल्यूशन तो इसका यही होता है कि उसकी जगह नई किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है। अब अपने देखो आप, इन्होंने बता रखा है इसमें नेफ्रॉन की संरचना। तो प्रत्येक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? लाखों की संख्या में होती है, या आप कह सकते हो मिलियंस के अंदर होती है। नेफ्रॉन का प्रारंभिक भाग कैसा होता है? प्याले नुमा होता है, बोवेल शेप में होता है। क्या बोलते हैं उसको? बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल। और उसमें ब्लड कैसे छनता है? सूक्ष्म रूप से छनता है, और उससे हानिकारक जो पदार्थ है, यूरिया, यूरिक एसिड, कुछ लाभदायक पदार्थ है, ग्लूकोज, खनिज लवण और जल, ये भी छन जाते हैं। फिर बात की है कि जो समीपस्थ कुंडली का भाग होता है पीसीटी, उसमें कितने प्रतिशत खनिज लवण अवशोषित होंगे? 70 से 80%। ये जो अपने चर्चा की थी इसकी, 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स वापिस अवशोषित हो जाते हैं। हेनले लूप की जो अवरोही भुजा होती है, अवरोही भुजा, डिसेंडिंग आर्म, किसके लिए अपारगम्य होती है? जल के लिए अपारगम्य होती है। तो जल के लिए अपारगम्य होगी, तो जैसे जैसे फिल्टर्ड पार्ट नीचे जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा? सांद्र होता जाएगा। और खनिज लवणों के लिए पारगम्य होती है, जिससे छना हुआ पदार्थ जैसे जैसे नीचे जाता जाता है क्या होता जाएगा? सांद्र होता जाएगा। हेनले लूप के अंदर जल का अवशोषण होता जाएगा, और जैसे जैसे पदार्थ नीचे की तरफ जाएगा सांद्र होता जाएगा। हेनले लूप की जो आरोही भुजा है, इसकी चर्चा की थी अपनों ने। आरोही भुजा किसके लिए पारगम्य है? जल के लिए पारगम्य होती है। जिसे छना हुआ पदार्थ ऊपर की तरफ जाएगा तो तनु होता जाएगा, पतला होता जाता है एक प्रकार से। तो डीसीटी वाला पार्ट है दूरस्थ कुंडली का भाग। तो डीसीटी पार्ट के अंदर क्या होता है? जो बचे हुए कुछ लाभदायक पदार्थ है और शरीर के लिए आवश्यक जल, जितना शरीर को जल की जरूरत है, उसका पुण्य अवशोषण कर लिया जाएगा। मतलब सिंपल ध्यान रखो, जो पीसीटी और डीसीटी, समीपस्थ कुंडलिका नलिका और दूरस्थ कुंडलिका नलिका, इनका कार्य है एक तो जितना शरीर को आवश्यक है जल, उनका अवशोषण करना, और जितने इलेक्ट्रोलाइट शरीर को चाहिए जो फिल्टर हो चुके हैं उनको वापिस अवशोषण करना, ग्लूकोज को अवशोषण करना, लाभदायक पदार्थों का अवशोषण करना होता है। और संग्रह नलिका जो होती है, ये क्या करेगी? संग्रह करेगी। और फिर संग्रह नलिका संग्रह कर लेगी मूत्र का, और मूत्र को फिर वो कहां भेजेगी? यूरेटर में भेजेगी। यूरेटर से जाएगा मूत्राशय से यूरिनरी ब्लैडर में, और मूत्र मार्ग से उत्सर्जित हो जाएगा। इस प्रकार से ट्रैक रहेगा। किडनी का नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की संग्रह नलिका, संग्रह नलिका से यूरेटर, यूरेटर से मूत्राशय और मूत्र मार्ग, इससे मूत्र का उत्सर्जन हो जाएगा। मूत्र की जो प्रकृति अपनों ने चर्चा की थी, कैसी होती है? अम्लीय होती है, हल्की सी अम्लीय। पीएच का वैल्यू 6 से लेके 6.5 तक होता है। और जो व्यक्ति अल्कोहल ज्यादा पीते हैं, तो अल्कोहल ज्यादा पीने से मूत्र की प्रकृति अधिक अम्लीय हो जाएगी। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि अल्कोहल वगैरह के ज्यादा पी रहा है तो उसकी मूत्र की प्रकृति कैसे होगी? उसकी मूत्र की प्रकृति ज्यादा अम्लीय हो जाएगी, एसिडिक ज्यादा हो जाएगी, तेजाब की तरह ज्यादा बनेगा एक प्रकार से। तो नेफ्रॉन के नष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। और नेफ्रॉन के खराब होने से ब्लड में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? यूरिया की। यूरिया फिल्टर नहीं होगा तो यूरिया की मात्रा बढ़ती जाती है। अब इस कंडीशन के अंदर अस्पतालों में रक्त को छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस। उसका डायलिसिस किया जाएगा। और फिर अपने चर्चा करें कि कोई सामान्य व्यक्ति है प्रतिदिन कितना यूरिन छोड़ता है, मूत्र का उत्सर्जन करता है? लगभग 1.5 से 2 लीटर। और 1.5 से 2 लीटर अपने मूत्र के अंदर कितने ग्राम यूरिया निकलता है? तो वो होगा 20 से लेके 25 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन होता है प्रकार से। अब जितने भी स्तनधारी पदार्थ है, स्तनधारी प्राणी है, मैमल्स है, गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, हाथी, ऊंट, इनके अंदर क्या होता है? मूत्र की जो प्रकृति है उसमें सबसे जो मुख्य पदार्थ होता है जल के बाद यूरिया होता है। तो यूरिया होने के कारण अपने उत्सर्जन की दृष्टि से कौन सी श्रेणी में आएंगे? यूरियोटेलिक में आएंगे।
मनुष्य और अधिकांश स्तनधारी प्राणियों का मुख्य उत्सर्ज्य पदार्थ यूरिया होने के कारण वे यूरियोटेलिक श्रेणी में आते हैं। यूरियोटेलिक श्रेणी में आते हैं। जलीय प्राणी जो है, जैसे मछलियां है, मछलियां क्या करती है कि जो हानिकारक अमोनिया बनी थी, उस अमोनिया को यूरिया में बदलने की जरूरत नहीं है। यदि अमोनिया को शरीर से बाहर निकालें तो इसके लिए जल की मात्रा ज्यादा चाहिए, और अपने जल की मात्रा इतना ज्यादा निकाल नहीं सकते कि अपने को शरीर को आवश्यक होता है, इसलिए अपने तो यूरिया को निकालने हैं। लेकिन मछलियों के पास जल तो खूब होता है, तो वो क्या करती है, उस अमोनिया को ही निकाल देती है। तो अमोनिया जो जल के अंदर घुल घुल कर अमोनियम आयन के रूप में बाहर निकलता रहता है। तो अपना मुख्य उत्सर्ज्य पदार्थ है यूरिया, और मछलियों का उत्सर्ज्य पदार्थ कौन सा होगा, अमोनिया होगा। अमोनिया होने के कारण उनको सर्जन की दृष्टि से अपने कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, अमोनोटेलिक श्रेणी में रखेंगे। अमोनोटेलिक श्रेणी में आते हैं जलीय प्राणी, जैसे मछलियां हैं, उनका उत्सर्ज्य पदार्थ कौन सा होगा, अमोनिया होगा। तो जल के साथ घुलकर बाहर निकलता रहता है, तो उनकी श्रेणी बन जाएगी अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक श्रेणी में आती है। तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा रिकॉल कर लो। एक तो मूत्र की पीएच मान कितना है, 6 से लेके 6.5 के करीब होंगे, और किडनी के खराब होने पर ब्लड में किसकी मात्रा बढ़ेगी, यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी। और हॉस्पिटल में ब्लड को छानने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, डायलिसिस कहेंगे। सामान्य व्यक्ति प्रतिदिन कितना यूरिन छोड़ता है, 1.5 से 2 लीटर। कितने ग्राम यूरिया छोड़ता है, 20 से 25 ग्राम। उत्सर्जन की दृष्टि से मनुष्य और अधिकांश प्राणी कौन सी नेचर में आते हैं, यूरियोटेलिक। जलीय प्राणी है जो वह मछलियां हैं, उनका उत्सर्ज्य पदार्थ कौन सा होता है, अमोनिया। अमोनिया होने से उनकी श्रेणी कौन सी बन जाएगी, अमोनोटेलिक। इस प्रकार से प्रोसेस होगा। इसके अलावा जैसे जो पक्षी होते हैं, कीट है, मरुस्थल के प्राणी है, वो क्या करेंगे, जल का संग्रह ज्यादा करते हैं। जैसे ऊंट को एग्जांपल लें अपने, ऊंट को जल की मात्रा ज्यादा चाहिए, शरीर से कम जल निकले, तो उनके अंदर एक अलग प्रक्रिया होती है, वो बिल्कुल ही कम मात्रा में जल को छोड़ेंगे, तो वो अमोनिया को कन्वर्ट करा देते हैं यूरिक एसिड में। और यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए जल की मात्रा बहुत ही कम चाहिए। जिससे कबूतर वगैरह, इनकी बींट वगैरह देखो आप, पक्षियों का होता है, तो उसमें जल की मात्रा बहुत ही कम होता है। और ऊंट का भी मूत्र जो गाढ़ा होता है, उसके अंदर मुख्य जो पदार्थ होता है वो है यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड के कारण उनकी प्रकृति होती है यूरिकोटेलिक। पक्षी, कीट, मरुस्थल के जानवर जल का अधिक संग्रह करते हैं। मेन कंसेप्ट ये है, उनको जल की मात्रा क्या चाहिए, अधिक से अधिक चाहिए, ताकि शरीर से कम जल निकले। तो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है उनका यूरिक एसिड, इसलिए उनकी श्रेणी होती है यूरिकोटेलिक श्रेणी। यूरिकोटेलिक श्रेणी, इसको देखो वापस रिकॉल कर लो, बहुत ही सिंपल है। मनुष्य और अधिकांश जो स्तनधारी प्राणी है, अपने तो मुख्य पदार्थ है यूरिया, तो यूरिया होने से अपनी श्रेणी बन जाएगी यूरियोटेलिक। और मछलियां वगैरह है, वो जल का उत्सर्जन ज्यादा करती है, तो उनकी श्रेणी होती है अमोनोटेलिक, और उनका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है अमोनिया। और पक्षी है, कीट है, मरुस्थल के प्राणी है, इनके अंदर मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड होने से उनकी श्रेणी बन जाती है यूरिकोटेलिक। तो 3 श्रेणियां हैं, यूरियोटेलिक, अमोनोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। मनुष्य तो आता है यूरियोटेलिक में, मछलियां आती है अमोनोटेलिक में, और मरुस्थल के प्राणी है, कीट वगैरह, ये आते हैं यूरिकोटेलिक में। इसके अलावा अपनी चर्चा करें कि कई बार क्या होता है कि अपने शरीर में जैसे कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है, तो कैल्शियम जो है कैल्शियम ऑक्सलेट के रूप में, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में किडनी में जमा होकर पत्थरी का निर्माण कर देता है। तो पत्थरी के निर्माण का काम कौन से पदार्थ के कारण होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो यौगिक है, ये मूत्र के अंदर, अपने किडनी के अंदर स्टोन का निर्माण कर देते हैं,
जैसे टमाटर है, बीज वाले जो होते हैं, भिंडी है, ऐसी चीज कम खाने को सलाह दी जाती है। जैसे टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है, तो बीज वाले पदार्थों से कैल्शियम ज्यादा बनेगा, और कैल्शियम ऑलरेडी शरीर में पत्थरी का निर्माण कर रहा है, तो पत्थरी के बनने की संभावना क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो यहां तक के क्वेश्चंस को देखो आप, जो मरुस्थल के प्राणी है उनका उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा, यूरिक एसिड। उनकी श्रेणी कौन सी हो जाएगी, यूरिकोटैलिक। और किडनी के अंदर पत्थरी का निर्माण कौन से यौगिक के द्वारा होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम कार्बोनेट। इस प्रकार से क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसके बाद अपने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें आता है जीएफआर, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, जो अपनों ने पढ़ा था। इस प्रकार से एक संरचना अपनों ने बनाई थी, पैलेनुमा संरचना, उसमें गुच्छा सा बनाया था। उस गुच्छे को मैंने बताया था कि एक संरचना है ग्लोमेरुलर। इसमें ग्लोमेरुलर में जो हेनले लूप वाला, सॉरी, इसका बोमेन संपुट का जो भाग है, बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस, उसके अंदर जो अपना ब्लड छन रहा है, या सिंपल ऐसे समझो आप कि किडनी के अंदर जो ब्लड छन रहा है नेफ्रॉन में, उसकी छनने की जो रेट होती है, उस रेट को कहते हैं जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब ये छनने की प्रक्रिया बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। एक ही नॉर्मल पर्सन के अंदर जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट होती है वो 125 ml होती है। 1 मिनट के अंदर 125 ml ब्लड अपना छनता रहता है। अब यदि जीएफआर 125 नहीं है, 125 से कम है या ज्यादा है, तो उसको मेंटेन कैसे किया जाएगा, तो उसको मेंटेन करने का काम हार्मोन के द्वारा होता है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, जीएफआर, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। तो ये जो जीएफआर, ये कितनी होनी चाहिए, 125 ml पर मिनट। अब जीएफआर जैसे लो हो जाएगी, तो लो होते ही ब्लड में फिल्टर कम होगा, फिल्ट्रेशन कम होगा, तो यूरिया की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए जीएफआर जैसी डाउन होती है, जैसे ये डाउन हो जाएगी जीएफआर, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है कि ये अपना जो मस्तिष्क का एक भाग होता है हाइपोथैलेमस, उस हाइपोथैलेमस वाले पार्ट से एक हार्मोन्स रिलीज होता है। उस हार्मोन्स को बोलते हैं वेसोप्रेसिन या एडीएच। एडीएच का मतलब एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, नाम से क्लियर है। डाईयूरेटिक मतलब यूरिन की मात्रा बढ़ाने वाला, और ए मतलब एंटी, उसमें जल की मात्रा को अवशोषित करने वाला। तो ये एडीएच जो होता है, वेसोप्रेसिन, ये हाइपोथैलेमस से निकलेगा, मस्तिष्क के भाग से, और ये किडनी के अंदर नेफ्रॉन में जो तीसरा भाग लिया था अपनों ने, दूरस्थ कुंडलिका भाग, उस दूरस्थ कुंडलिका भाग में ये एडीएच जल के अवशोषण को बढ़ा देगा। जल का अवशोषण ज्यादा होगा, सोडियम का अवशोषण ज्यादा होगा, तो जल का अवशोषण ज्यादा होगा तो ब्लड में जल की मात्रा बढ़ जाएगी, और ब्लड में जल की मात्रा बढ़ जाएगी तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो प्रेशर बढ़ेगा तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट बढ़ के क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। इसको वापस ध्यान से समझ लो। जीएफआर जो होता है, बोमेन संपुट के अंदर ब्लड के छलने की जो प्रक्रिया होती है, उसको कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। और ये नॉर्मल पर्सन के अंदर कितनी होनी चाहिए, 125 ml पर मिनट होनी चाहिए। यदि 125 ml पर मिनट नहीं है, उससे कम है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या कर सकते हैं कि ये जो हाइपोथैलेमस होता है, मस्तिष्क का एक भाग है जिसको अपने तंत्रिका तंत्र में पढ़ेंगे, वो एक हार्मोन रिलीज करता है, और वो हार्मोन होता है वेसोप्रेसिन, या इसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी काम करेगा, यूरिन में जल की मात्रा को बढ़ने नहीं देगा, और मूत्र में जल की मात्रा को कम करेगा, शरीर में जल की मात्रा को बढ़ाएगा। जैसे शरीर में जल की मात्रा बढ़ेगी, ब्लड में जल की मात्रा बढ़ेगी, तो प्रेशर बढ़ जाएगा,
उसकी प्रेशर बढ़ते ही जीएफआर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो घटी हुई जीएफआर को बढ़ाने का काम कौन सा हार्मोन करता है, वेसोप्रेसिन, एडीएस करता है। इसके अलावा और देखें अपने, एक प्रक्रिया और भी होती है, जैसे जीएफआर है ये डाउन होगी, एक तो वेसोप्रेसिन ने कर दिया था, दूसरा क्या होता है कि एक हार्मोन्स निकलता है रेनिन, रेनिन हार्मोन होता है, नेफ्रॉन के ट्यूब वाले भाग से निकलेगा, जो कुंडली का भाग होता है नेफ्रॉन का, वहां से निकलता है। तो ये रेनिन हार्मोन रिलीज होगा जैसे जीएफआर डाउन होगी। रेनिन से क्या होता है, अपनी प्लाज्मा के अंदर रक्त का जो तरल भाग होता है अपना प्लाज्मा, उस प्लाज्मा के अंदर एक पदार्थ होता है एंजियोटेंसिनोजन। किसी भी पदार्थ के पीछे नोजन लगता है तो उसका मतलब होता है निष्क्रिय, जैसे पेप्सिनोजन, फाइब्रिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन। तो एंजियोटेंसिनोजन निष्क्रिय होता है, इस एंजियोटेंसिनोजन निष्क्रिय को सक्रिय किया जाएगा, और सक्रिय किस में कर दिया जाएगा, एंजियोटेंसिन में, एंजियोटेंसिन फर्स्ट। और फिर एंजियोटेंसिन फर्स्ट होता है, ये कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन सेकंड, एंजियोटेंसिन सेकंड। और एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है वो क्या करता है, वेसोकंस्ट्रिक्टर होता है। वेसोकंस्ट्रिक्टर का मतलब जो अपने रक्त वाहिनियां है उनको संकुचित करेगा, ऐसे जैसे संकुचित करेगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा, और प्रेशर के बढ़ते जीएफआर बढ़ के नॉर्मल हो जाएगी। इस प्रकार की जो मैकेनिज्म है जिसमें घटी हुई जीएफआर को बढ़ाया जाता है, इस मैकेनिज्म को कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। इसको रिकॉल कर लें, ये जीएफआर घट गई तो उसी कंडीशन में हार्मोन निकलेगा एक रेनिन। रेनिन कहां से निकला, नेफ्रॉन के कुंडली का भाग से। और ये रेनिन क्या करेगा, ब्लड के अंदर जो तरल भाग है प्लाज्मा, उसमें एक पदार्थ होता है एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन को सक्रिय कर देगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में बदल देगा, और एंजियोटेंसिन फर्स्ट फिर कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन सेकंड में। और एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है वो रक्त वाहिनियों को संकुचित कर देता है, और जैसे रक्त वाहिनियां संकुचित हो जाएगी प्रेशर बढ़ के क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो जीएफआर जो घटी हुई थी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और एक प्रोसेस ये हो सकता है कि जीएफआर बढ़ गई बहुत ज्यादा, जीएफआर यदि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो बढ़ी हुई जीएफआर भी हानिकारक होती है। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है कि इतना प्रेशर हो जाएगा कि किडनी के जो नेफ्रॉन है वो नेफ्रॉन नष्ट होने लग जाएंगे प्रेशर के कारण। तो अधिक बढ़ी हुई जीएफआर भी सही नहीं है। तो अधिक यदि जीएफआर हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या है, जो अपना हार्ट है प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है, हार्ट की जो ये स्ट्रक्चर है, आगे वाला जो भाग है ये जिसको कहते हैं आलिंद, आलिंद, इस आलिंद से एक हार्मोन्स निकलता है एएनएफ, एएनएफ एट्रियो एट्रियोल, और एट्रियम शब्द आता है आलिंद के लिए, नेट्री यूरेटिक फैक्टर, एट्रियो नेट्री यूरेटिक फैक्टर, एट्रियम यानी आलिंद, और यूरेटिक शब्द आएगा यूरिन के लिए, फैक्टर मतलब कारक। तो जो एएनएफ होता है वो क्या करेगा, जब जीएफआर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है तो रक्त वाहिनियों को फैला देगा, ऐसे रक्त वाहिनियों को फैला देंगे कोई चीज को, जैसे पाइप संकुचित है उसमें प्रेशर ज्यादा होती है, और पाइप को अपने चौड़ा कर दें तो प्रेशर कम हो जाएगा। इस कंडीशन में ये प्रेशर को कम कर देगा, प्रेशर कम होते ही जो बढ़ी हुई जीएफआर है वो घट जाएगी। तो ये जो एएनएफ का काम है, ये एएनएफ का काम वो जो दो पहले हार्मोन्स पढ़े थे अपनों ने, वेसोप्रेसिन, रेनिन, उनके विपरीत काम करता है। इस प्रकार से जीएफआर को मेंटेन रखा जाता है, ना तो बढ़ नहीं दिया जाता ना कम होने दिया जाता। अब इसको देखो, इसके अंदर अपने,
जीएफआर के कम हो जाने पर हार्मोन कहां से निकलेगा? हाइपोथैलेमस से। कौन सा हार्मोन निकलेगा? वेसोप्रेसिन या एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। और ये फिर बाद में क्या है, पीयूष ग्रंथि जो है उसकी सहायता से, हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को दे देगा, उसकी सहायता से ब्लड में छोड़ा जाता है। और दूरस्थ कुंडलिका वाले भाग में, डीसीटी वाले भाग में जल के और खनिज लवणों का, जल और खनिज लवणों के अवशोषण को बढ़ा देगा। जल और खनिज लवणों के अवशोषण को बढ़ा देगा तो रक्त दाब बढ़ जाता है, और रक्त दाब बढ़ने से जो जीएफआर है वो भी बढ़ के क्या हो जाएगी? नॉर्मल हो जाएगी। तो इस प्रकार से काम करता है। इसके अलावा दूसरा जो पार्ट पढ़ा था अपनों ने, रिनेल ट्यूबुल है, नेफ्रॉन का कुंडलित भाग है, उसकी स्पेशल सेल्स होती है जीजे सेल्स, जेजी सेल्स। ये क्या करती है? एक रेनिन हार्मोन छोड़ती है। ये जो चर्चा की थी अपनों ने, ये जो रेनिन हार्मोन क्या करता है? एंजियोटेंसिनोजन को, ये निष्क्रिय है एंजियोटेंसिनोजन, उसको सक्रिय करके एंजियोटेंसिन फर्स्ट में बदल देता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में बदल देता है। और वो क्या करेगा? रक्त वाहिनियों में संकुचन करेगा। तो यहां से वापस क्वेश्चन के फॉर्मेट में देख लो, सामान्य व्यक्ति की जीएफआर कितनी होती है? 125 ml पर मिनट। और जीएफआर जब डाउन हो जाती है, बढ़ाने के लिए मस्तिष्क के कौन से भाग से हार्मोन निकलता है? हाइपोथैलेमस। कौन सा हार्मोन निकलता है? वेसोप्रेसिन या एडीएच, जो रक्त दाब को बढ़ाता है। इसी प्रकार से नेफ्रॉन के कुंडलिका वाले भाग से जीएफआर जब कम हो जाती है तो कौन सा हार्मोन निकल रहा है? रेनिन हार्मोन निकलेगा। इस प्रकार से पूरा जीएफआर को मेंटेन रखा जाता है। और ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड था, ये रक्त वाहिनियों में संकुचन करता है, रक्त वाहिनियों में संकुचन करता है। तो ये जो पूरा मैकेनिज्म था, इस मैकेनिज्म को अपनों ने नाम दिया था रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। तो ये कहने का मतलब इनका अल्टीमेट जो टारगेट है जीएफआर को बढ़ाना है। यदि जीएफआर अत्यधिक बढ़ जाए, जो अपनों ने चर्चा की थी कि ज्यादा जीएफआर भी बढ़ गई तो नेफ्रॉन को नष्ट कर दिया जाएगा। इसलिए बढ़ी हुई जीएफआर की कंडीशन में आलिंद की दीवार से, हार्ट के कौन से पार्ट से? आलिंद, उसकी दीवार से एक फैक्टर निकलता है एएनएफ, एट्रियो नेट्रियूरेटिक फैक्टर निकलता है, और रक्त वाहिनियों को ये फैला देता है, जिससे जीएफआर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इस प्रकार से पूरा मैकेनिज्म कंट्रोल होता है। तो यदि ऐसा क्वेश्चन बने, किसी व्यक्ति की जीएफआर बहुत ही ज्यादा बढ़ी हुई है, उसको कम करने के लिए हार्मोन हार्ट के कौन से पार्ट से निकलेगा? आलिन से निकलता है। और कौन सा हार्मोन या कारक निकलता है? एएनएफ, एट्रियो नेट्रियूरेटिक फैक्टर। और एएनएफ क्या करता है? ये रक्त वाहिनियों को फैलाता है, जिससे जीएफआर कम हो जाती है। तो ये अपनों ने सारा जो पढ़ा है, इसका संबंध उत्सर्जन तंत्र के साथ था। धन्यवाद।